नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 हिंदी कृतिका चैप्टर 4 माटी वाली के प्रश्न अभ्यास, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। माटी वाली आपका चैप्टर पाठ 4 का नाम है और जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न अभ्यास हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? आपने पाठ का सारांश तो पढ़ लिया होगा। मैंने इसका पहले एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस पाठ का सारांश समझिए, शब्दार्थ देखिए, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर अपने आप देने आ जाएंगे। तो शहरवासी सिर्फ माटी वाली को कैसे जानते हैं? क्योंकि माटी वाली ही एकमात्र ऐसी महिला थी जो खाना बनाने के चूल्हों को पोतने और त्योहारों पर लेपने आदि करने की विशिष्ट लाल मिट्टी पहुंचाती थी। जिनसे चूल्हे लीपे जाते थे, पोते जाते थे, वह मिट्टी जो थी लाल मिट्टी थी और वह सिर्फ वही बूढ़ी महिला हर घर में पहुंचाती थी और ये हर घर की ज़रूरत थी। तो उसको ये मिट्टी जो थी सभी की अनिवार्य आवश्यकता थी, इसीलिए माटी वाली तथा उसके कंटर को सब पहचानते थे। वो काफ़ी वर्षों से वहाँ पर घर घर में मिट्टी देती होगी, तो इसीलिए लोग उसे पहचानते थे। प्रश्न नंबर 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो आप जान गए होंगे, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी होगी। उसमें बताया गया है कि उसको माटी घर घर पहुंचाने और लाने, माटी खाने से माटी लाना, यही इसी काम में वह व्यस्त रहती थी और कुछ सोचने का उनको टाइम ही नहीं था। माटी वाली एक निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत करने वाली गरीब श्रमिक महिला थी। जो माटी वाली थी एक श्रमिक महिला थी। उसे अपने गुजारे की चीज़ें जुटाने के लिए यानी कि माटी बेचनी पड़ती थी। वो अपने जो भी चीज़ें आप उसको ज़रूर अपने जीवन को चलाने के लिए चाहिए, उसको वह माटी लानी होती थी माटी खाने से और उसको बेचना होता था। और वह गरीबी और श्रमशीलता के बीच उसे अपने भाग्य के विषय में सोचने का अवसर ही नहीं था। उसके पास ये बातें सोचने का टाइम ही नहीं था कि अपने भाग्य के बारे में। वह सिर्फ इतना ही अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहती थी। मिट्टी लाती और घर घर पहुंचाती, बस इसी में ही बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो इसका कहने का भाव क्या है लेख का? या यहाँ शायद मिट्टी है, मीठी नहीं है यहाँ। तो इसका अभिप्राय ये है कि भोजन तभी मीठा लगता है। अच्छा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो इसका अभिप्राय ये है कि भोजन तभी मीठा लगता है जब भूख लगी हो। बिना भूख के उत्तम भोजन भी नीरस तथा नीरस लगता है। जब हमें भूख नहीं होती ना बच्चों, तो हमें जितना मर्जी स्वादिष्ट खाना दे दिया जाए वो भी हमें स्वाद नहीं लगेगा, नीरस लगेगा, बिना रस। तो भूख लगी होने पर अगर रूखा सूखा भी दे दिया जाए ना तो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये तो परखी हुई बातें हैं, आप भी इसे जीवन में देख लेना। कभी आपका पेट भरा हो और आपके आगे आपकी ही पसंदीदा चीज़ें रख दी जाए तो वो भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगी। यही उसके कहने का अभिप्राय है। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो भी आप लोगों को विरासत में मिला है, अपनी विरासत पुरखों की कमाई से जो भी आप विरासत में मिलता है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाया होता है और उससे वह धन बनाया होता है। तो विरासत के रूप में मिली वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।
इनका संरक्षण करके हम अपने अतीत और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। अतीत का संरक्षण वस्तुतः अपने व्यक्तित्व जन्य गौरव का संरक्षण है। मीन हमें यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी बातें हैं कि एक पीढ़ी जो है हमारे कुछ अपने गुजारे के लिए चीज़ें बनाती है, वही चीज़ें जो हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए पुरानी हो जाती हैं, परंतु उन्होंने भी इतनी मेहनत करके बनाई हो, तो ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे पास संरक्षण रहती हैं, मीन इकट्ठी होने लगती हैं, तो इसको संरक्षित रखना चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली रोटियों का हिसाब लगाती है तो इस मजबूरी का प्रकट कर क्या मजबूरी रही होगी उसकी। रोटियों का हिसाब लगाना माटी वाली की गरीबी और आर्थिक कष्ट जैसी मजबूरी को प्रदर्शित करता है। रोटियों का हिसाब कौन लगाता है? एक मजदूर व्यक्ति ही लगाता है ना। तो गरीबी और आर्थिक कष्ट जैसी मजबूरी को प्रदर्शित करता है ये रोटियों का हिसाब लगाना। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। आज जो है माटी वाली के मन में आ रहा है कि वह अपने पति को ऐसी सूखी रोटियां नहीं देगी, वह इनके इस दिल से भावों को अपने शब्दों में प्रकट करना है। माटी वाली का हृदय अपने बूढ़े के पति के प्रति करुणा और रागात्मक अनुभूति से भरा था। मीन हर पत्नी अपने पति को आदर भाव और प्रेम भाव देती है तो ही गृहस्थी चलती है। तो उस बुढ़िया का मन में भी अपने पति के प्रति प्रेम है, करुणा है और रागात्मक अनुभूति से भरा था। क्योंकि रोटियां उसे मिल गई थी इसलिए केवल एक ही वस्तु की व्यवस्था करनी थी। मीन रोटी तो उसको मिल गई थी बनी बनाई, परंतु उसको एक चीज़ की व्यवस्था करनी थी, एक और वस्तु की व्यवस्था करनी थी। अतः माटी वाली ने बूढ़े को केवल कोरी रोटियां ना देने का निश्चय किया था। आज उसने निश्चय किया था कि उसको केवल रोटियां ही नहीं दोगी, कुछ और भी साथ खाने को देगी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन के कहने के पीछे क्या आशय है लेखक का? तो छात्रों, यहाँ पर लेखक कहना चाहता है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली के इस कथन से आम मजबूर गरीब वर्ग की उस दयनीय स्थिति को उजागर किया है जो पल पल दो रोटी की आस में जीते और मरते हैं, जिनका घर के नाम पर उजड़ा हुआ सा आशियाना होता है। ऐसी विषम स्थिति में भी यदि ये भी नहीं दिन आए जाए तो उसे मनुष्यों का जीना भी दूभर हो जाता है। लेखक ने इन शब्दों के माध्यम से ऐसे वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति रखी है कि वे घर नहीं जिस शमशान में रहते हैं वे तो कम से कम उजड़ना नहीं चाहिए। मीन वो छोटा मोटा ही घर होता है और अगर वो भी उजड़ जाता है तो उनके लिए उससे दुख की और कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक तो घर नहीं होता, दूसरा इतने वर्षों लगाकर थोड़ा सा बनाया होता है तिनका तिनका जोड़कर, तो अगर वह भी उजड़ जाता है तो वह भी एक हृदय विदारक दुखदायी दृश्य है। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। जब किसी का विस्थापन हो जाता है, अगर आपका भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आप भी अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। विस्थापन की समस्या आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये समस्या उभरी है, विस्थापन की समस्या। आज़ादी के बाद अमीर तथा गरीब और गरीब होते चला गया। सर्वहारा वर्ग आर्थिक समस्या से निरंतर जूझ रहा है। जो सबकी सोचने वाला वर्ग है वो समस्याओं से जूझ रहा है।
दो रोटी को पाने के लिए वह निरंतर श्रम करता रहता है। कपड़े के नाम पर उसके पास चिकड़े हैं और रहने के नाम पर फुटपाथ, टूटे झोंपड़े नदी के किनारे हैं। ऐसे में भी उनका सब कुछ छिन जाना, बिखर जाना आज की सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ आने पर, भूकंप आने, तूफान आने आदि से भी इस वर्ग को विस्थापन की पीड़ा भोगनी पड़ती है। मीन गरीबों को ही विस्थापन की पीड़ा भोगनी पड़ती है, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित हो, तूफान से पीड़ित हो, चाहे भूकंप से पीड़ित हो। क्योंकि जिनके पास कुछ धन होता है तो उन्होंने ज़मीनें और भी खरीद रखी होती हैं, परंतु ये गरीब वर्ग जो है वह पिस जाता है इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो छात्रों, ये थे माटी वाली के प्रश्न अभ्यास।